दोस्तों, मंचों की शान चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update. धीरे धीरे खुलते हैं और होले होले खुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। आइए दिल के पहले दरवाजे पे दस्तक देते हैं। कानपुर से आए भाई हेमंत पांडे। एक बार देश के इस बड़े कवि को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप बुलाए भाई हेमंत पांडे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जैन समाज के कवि सम्मेलन में अक्सर आना होता है। हमारे गीतकार दादा सत्यम जी ने महावीर पर बहुत बढ़िया गीत सुनाया। बिटिया बहुत अच्छा पढ़ कर गई। मैं चाहता हूँ हमारे दादा के लिए और बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए सर, मैं आज हास्य कवि हूँ, मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए कि मैं कोई ऐसी कविता आपको इतनी अच्छी सुना पाऊंगा। हम लोग कानपुर वाले हैं सर, हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है। हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं और जो लोग हम लोगों को बुलाते हैं उनको पूरा समझा जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा सर। मैं 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि मन करता है आपके सम्मान पर लिखूं, और चौथी पंक्ति में सारे सदन का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। मन करता है आपके सम्मान पर लिखूं, देश पर लिखूं या राष्ट्रगान पर लिखूं, पर इतना बड़ा अभी तक मैं हो नहीं पाया जिससे मैं महावीर भगवान पर लिखूं, जिससे मैं महावीर भगवान पर लिखूं। कोशिश करूंगा कि कभी मेरी कलम भी चले। बहुत बढ़िया दादा संचालन कर रहे हैं। कह रहे थे जब तक भाभियां हंसे ना तब तक यहां से आपको यहां से हटना नहीं है। इतना खतरे में मुझे डाल दिया है सर, इतना बड़ा रिस्क दे दिया है। अब भाभियों का भरोसा नहीं, हंसती हैं कि नहीं हंसती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अब मुस्कुराने लगी हैं, क्योंकि इस समय सारा पुरुष दहशत में है। कब कौन भाभी कह दे कि चलो तुमको मेघालय घुमा लाएं, तो इतना अपने प्राण की चिंता सबको है। 4 लाइन में आपको सुना रहा हूं, अगर मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव देकर मुझे शुरू कर देना कि ये महिलाएं अक्सर हमको भ्रम में डाल देती हैं। ये महिलाएं अक्सर हमको भ्रम में डाल देती हैं, पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मन अगर आ गया तो रखती हैं आंखों में अपने, मन से अगर उतर गए तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। ताली सारे लोग बजाइए एक बार हाथ उठा के जोरदार। आप सही है, क्या बात है। अब शुरू है। अब लग रहा है मुझे 10-5 मिनट आप सुन लेंगे। मैं सर कानपुर में रहता हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तो तालियां कमजोर हैं आपकी। हाँ आप ठीक है, हाँ तालियां बजाते रहिए आप, तो ऐसा लगेगा आपको समझ में आ रहा है। तो जैन सर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। देखिए मैम, जो भी मनोज जी कह रहे थे इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं पुलिस प्रशासन के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। इनकी कई सालों से आदत है थाने में आने जाने की। मैं आज तक कभी नहीं गया हूं, लेकिन आपका जो सम्मान हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा। जैन समाज के कमेटी के लोगों ने आपका सम्मान किया। कुल मिला के ये कह सकते हैं जैन समाज की कमेटी ने पुलिस का सम्मान किया, क्योंकि उनको अवसर मिला। कमेटी को अवसर मिला तो उन्होंने पुलिस का सम्मान किया। जिस दिन पुलिस को मौका मिलेगा, वाह वाह वाह, ताली बजाइए सारे लोग एक बार जोरदार, तो आपका भी सम्मान करेंगे, करना भी चाहिए। यहां करेंगे नहीं तो थाने में करेंगे। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। बचपन में मेरे पिताजी भी कह रहे थे बड़े होकर अधिकारी बनना, एसपी बन जाना, आईजी डीआईजी बन जाना। मैं उनका सपना सर पूरा नहीं कर पाया। मैं जब पुलिस का बड़ा अधिकारी नहीं बन पाया मैम, तो मैंने कानपुर में अपना पर्सनल थाना खोल लिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया। उसके बाद मैं कवि बन गया। अच्छा, अभी थाने का नाम दे, थाना नाम सर हमारे कानपुर की देन है, थाना।
हमारे यहाँ मैम दरोगा जी किसी को पकड़ के लेके आते हैं, कुछ कबूल करवाना होता है। एक दरोगा जी उसको लठ चलाते हैं और दूसरे दरोगा जी उसे कबूल कराते हैं। तो उस घटना में था, वो मुंडी हिला के कहता है ना था, ना था ना, वहीं से थाना नाम आया है। तो एक बार ताली हमारे शहर के लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए। मैं 10-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा। देखिए महिलाएं बहुत सारी आई हैं, मैं प्रणाम करता हूं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जितने पति भी हैं अपनी पत्नियों को लेके आए हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इनको आप कवि सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्रा कराइए। जैन साहब इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे, मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि चलो रोज को इस टीवी में उस टीवी में तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाएं। एक शॉपिंग मॉल में ले गई, दुकान वाला आया 10-12 शर्ट लेके। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब जितने भी पुरुष हैं अपने सीने पर हाथ रख के कसम खाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे पूछ ले ये चीज कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है, कहना पड़ेगा ना सर, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमसे कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी, तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगी लाल वाली खिलेगी, हमने कहा लाल वाली खिलेगी। कहे पीली वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा पीली वाली का कोई जवाब नहीं है। कहले हरी वाली में तुम देवानंद लगोगे, हमने कहा हरी वाली पे देवानंद लगेंगे। बोली हरी वाली पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक करा दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली सारे लोग बजाओ, नहीं हाथ यहीं रहेगा हमारा। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूं। तो सर अगर हम लोग जितने भी ये पति बैठे हैं अगर अपनी पत्नियों से झूठ ना बोलें तो घर में खाना नसीब नहीं है। लेकिन सुधीर सर, हिंदुस्तान में केवल एक महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी, मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। 3 बातें आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी नहीं झूठ बोलोगे। तो एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए। तो मैं बता चुका हूं सर, मैं उसी कानपुर का हूं। हमारा शहर बहुत अद्भुत है। मैं लाफ्टर शो की जब शूटिंग करने गया सोनी चैनल में, वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहने हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या। कहने हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हाँ थोड़ी बहुत तालियां आप आ गई हैं, इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो सर मैं उसी कानपुर से आया हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहे यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता भाला फेंकने में, तो हमारे गौरव भाई वीर रस के कवि है, कहेंगे हेमंत भाई अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइनें मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो ताली बजा के आप बताना कि मैंने सही निपटाया। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हाँ, अब आपकी तालियां आ गई हैं। लोग बड़ी तुलना करते हैं सर। हम लोग देखिए पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोग मुंबई के लोगों को आप देखिए, अगर उनके पास पैसा आ जाए बच्चों को स्टार बनाते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है सर जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। तो हम लोग सर उसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रीति पांडे भी वहीं की हैं, वो भी आएंगी जब उनका नंबर आएगा।
प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, श्रृंगार की अद्भुत कवित्री हैं। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, मैंने आज तक प्यार के विषय में कोई कविता नहीं लिखी है, ना ही मेरी एक भी प्रेमिका है। पर ऐसा नहीं प्रेमिका नहीं कोई नहीं थी। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लठ चलाए गए। तो मनोहर जी ने हमसे पूछा, इन्होंने कमल मनोहर जी ने, कि यार तुम प्यार मोहब्बत क्यों नहीं लिखते? मैंने इनको 4 लाइन सुनाई, आपको भी सुना रहे हैं। मजा आ जाए तो आपकी तालियों से। देखिए, मैं इस कवि सम्मेलन का ओपनर हूं, मैं अगर फेल हो गया तो टीम भी फेल हो जाएगी, तो आपकी तालियों से ये लगेगा कि हम लोगों को अच्छा सुना रहे हो, अच्छा आप सुनना है। मैंने 4 लाइन लिखी कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। तो साहब, हम लोग प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते, सही बता रहा हूं मैं आपको। हमने तो आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी आत्माएं हमसे मिल रही हैं। सबसे ज्यादा ताली इधर बजा रहे लोग। तो सर, मैं बहुत रुझान प्यार मोहब्बत से। लड़कियों को सर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने की स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो हम लोग साहब बहुत दूर रहते हैं। मैं तो अभी बैठा था, आदरणीय हमारे गौरव भाई हमसे कह रहे हैं कि हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं माई हनी बेबी, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो सर हमारे साथ अक्सर ही होता रहता है। अभी मैं दुबई गया, दुबई में एक मुशायरा होता अंदाजे बयां। तो जब मैं दुबई गया तो हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगे हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कैसे ही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर मैं तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी? उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आज चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, हापुड़ वालों आप भी सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वाह 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 वाह। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। तो मैंने आपको बताया सर हम लोग हास्य कवि हैं, हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेते, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती है जान के एक लड़का हास्य कवि। हमारे यहाँ तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक दिन हमारी शादी, पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। हम 11 बजे सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहने लगे बेटा हम नहीं जा पाएंगे, ऑफिस में जाओ, लड़की देखो और शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा, जब पहली बार किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी सर हो गई। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती भागना, तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी, आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में उनको होश आया,
तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने देखो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने मारी हम मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हम थाने चले गए तो वहां भी एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ एफआईआर लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से एफआईआर है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, टिप्पणी अगर समझ में आ जाए तो ताली बजा के मेरा बताना कि व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। व्यंग पे आपकी देखिए ताली आ गई। देखिए मैम ने भी ताली बजा दी, मुस्कुरा दिया। अब जब आपने व्यंग सुनी लिया है और हमारी मैम इतनी महनी पद पर हैं, सामने बैठी हुई हैं, छोटी बिटिया ने एक कविता सुनाई, तो मैं एक नई रचना सर सुनाना चाहता हूं। ये हमारे मंच के जितने कवि हैं उनमें से शायद 1-2 लोगों ने सुना हो। बेटियों पर मैंने एक नया व्यंग लिखा है और शायद इस विषय पर हिंदुस्तान के किसी कवि ने लिखा हो। मैंने प्रयास किया है, अगर आपने पास कर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, मैम ये कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे, मल्लिका विपासन पर कब तक कलाम लिखोगे। लिखना है तो किसी मंत्री पे लिख, लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते। वैसे सबकी आंखों पर एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या सुना रहा हूं। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, तू समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरुजी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं। आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाएं तो जला दी जाएं। पूछो उस मां से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है, और क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर और सृष्टि का ज्ञान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है बेटियों के लिए लुभावने नारे ही ना लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते में कांटे ना बिछाएं। ये सब लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक कवि का तमाचा है, एक कवि का। बहुत बहुत धन्यवाद।